हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए इस वीडियो के थ्रू हम ये समझते हैं कि नाटो का फॉर्मेशन क्यों हुआ था और पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में नाटो का फ़िलहाल क्या रोल है और नाटो आज भी सिग्निफिकेंट कैसे है। तो देखिए, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। इसको हम कहेंगे लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है पूरे वर्ल्ड का, जिसको फॉर्म किया गया था 1949 में। और उस वक्त इसमें 12 नेशंस थे, यानी 12 कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर नाटो का फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। और इसका एम क्या था, ये क्यों फॉर्म किया गया था, तो इसके पीछे जो रीज़न था वो था सोवियत आर्मीज़ को काउंटर करना। यानी कि जो उस वक्त यूएसएसआर था, उसकी आर्मीज़ जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन कंट्री थी वहाँ पे तैनात थी, और उनको काउंटर करने के लिए नाटो को फॉर्म किया गया था। यानी कि यूएस के द्वारा और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिल के नाटो को फॉर्म किया था। और इनका वहाँ पे जो मकसद था वो ये था कि वो यूएसएसआर के खेमे को काउंटर कर सकें। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो पूरा वर्ल्ड है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, जिसको हम दो पोल कह सकते हैं। एक पोल में यूएस और उसकी अलाइड कंट्रीज़ थी, और दूसरे पोल में यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं, वो और उसकी अलाइड कंट्रीज़ थी। अब यूएस जो है उसकी अलाइड कंट्री थी मेनली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, और जो यूएसएसआर है उसकी जो अलाइड कंट्री थी वो मेनली थी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो ऐसे में इस तरीके से पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। तो जैसे एक खेमे ने नाटो को फॉर्म किया, ऐसे ही यूएसएसआर खेमे ने फॉर्म किया वारसा पैक्ट को, जो कि 1955 में फॉर्म हुआ था, और इसको नाटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया था वारसा पैक्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि दोनों कब कब फॉर्म हुए थे और इनका क्या एम था। तो ऐसे में अब एक थर्ड ग्रुप भी फॉर्म किया, जिसको हम कहते हैं नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसको मेनली उस वक्त 5 कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था, जिसमें थी इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना और यूगोस्लाविया। इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इस ग्रुप को फॉर्म किया था। और आज नाम ग्रुप में देखें तो हम 120 कंट्रीज़ के आसपास हैं। तो तब से लेकर आज के कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं वो एक्सपैंड हुए हैं। बट नाम का अगर हम आज कल के कंटेक्स्ट में देखें, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये ग्रुप फ़िलहाल है, इसमें कंट्रीज़ भी हैं, बट इसका अगर रेलेवेंस देखें तो आज के कंटेक्स्ट में ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं ये। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बिकेम irrelevant when the communist bloc disappeared। यानी जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और दो पोल्स में एक पोल कमज़ोर होने लग गया, तो उस वक्त क्योंकि नाम को फॉर्म किया गया था इसलिए कि हम किसी भी दो पोल्स में से किसी भी पोल में हम नहीं शामिल होना चाहते हैं, हम अलग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इसलिए नाम को फॉर्म किया गया था। अब दो पोल्स में से जब एक पोल ऑलरेडी वीक हो गया है, तो अब किसी भी पोल में जाने की जो एक रीज़न था वही ख़त्म हो गया है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वही इररेलेवेंट हो गया है। यानी दो पोल्स में जब एक पोल अपने आप ही बिखर गया, तो आप किस पोल को चूज़ करेंगे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, और जब वो कंटेक्स्ट ही नहीं है, वो रूट कॉज ही नहीं है, तो इस तरीके से नाम इररेलेवेंट हो गया। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, how does one justify the continuation of a military alliance formed to protect Europe from communist expansion। देखिए, अब जो ये दो पोल्स थे, यूएस किस एजेंडे पे पेश था, तो यूएस का एजेंडा था कैपिटलिज्म, और यूएस चाहता था, यूएस एंड उसकी अलाइड कंट्रीज़ चाहती थी कि कैपिटलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो पूरे वर्ल्ड में फैले। जबकि जो दूसरा खेमा था, जो कि था यूएसएसआर का, वो चाहता था कि सोशलिज्म का प्रिंसिपल पूरे कंट्री में फैले। तो दोनों की आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंसेस थे। तो अब एक आइडियोलॉजी जब कमज़ोर हो गई या ख़त्म हो गई है, तो अपने आप में ही, क्योंकि यूएस का खेमा पावरफुल था, तो कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत है वो अपने आप में ही एक्सपैंड होने लग गया। तो ऐसे में जब एक आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई, तो उसके साथ साथ नाम प्रिंसिपल जो है वो भी, उसका भी जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो गया। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब एक आइडियोलॉजी, एक ब्लॉक ख़त्म ही हो गया है और नाटो को बनाया ही गया था कि हम जो यूएसएसआर का खेमा है उसको काउंटर कर सके, यानी जो उसकी मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उसको काउंटर करने के लिए नाटो को फॉर्म किया गया था। पर जब वो खेमा तबाह ही हो गया है, तो अब नाटो
किसको काउंटर करेगा, यानी अब उसका क्या रेलेवेंस रह गया है आज के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे आर्टिकल में यही बात की हुई है, राइटर यही कह रहे हैं कि अब जबकि जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो अब के कंटेक्स्ट में नाटो का क्या रेलेवेंस है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है आज भी। और हम देखेंगे कि 1991 के बाद जो नाटो है उसमें एक्सपेंशन हुआ है। पहले ये 12 कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट किया गया था और अब इसमें 30 मेंबर्स है। नाटोज़ रीसेंट समिट जो हुआ है वो फ़िलहाल ब्रसल्स में हुआ है और इसमें पहली बार चाइना को डिस्क्राइब किया गया है, चाइना को सिक्योरिटी रिस्क के रूप में देखा गया है इस समिट में। तो अब हम यहाँ पे आगे देखें कि चाइना का जो ये एम्बिशन है और असर्टिव बिहेवियर है कि वो अपने आप को एक्सपैंड करता है, आसपास की जो टेरिटरीज़ है उसमें अपने क्लेम्स दिखाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि चाइना स्टेटेड एम्बिशंस एंड असर्टिव बिहेवियर प्रेजेंट सिस्टमैटिक चैलेंजेस टू द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड टू एरियाज़ रेलेवेंट टू अलायंस सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो यूएस है मेनली उसका ये मानना है कि चाइना एक खतरा है, क्योंकि वो अपने जो क्लेम्स है उसको असर्ट करता है और जो रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए वर्ल्ड में उसको नेग्लेक्ट करते हुए वो अपनी ही पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता है। और इसका हम एग्जांपल साउथ चाइना सी और फिलहाल इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो इश्यूज़ में हम देख ही सकते हैं कि चाइना का क्या स्टैंड है और किस तरीके से वो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को अपना रहा है। साथ ही साथ नाटो में दो और थ्रेट्स देखे गए हैं। एक तो चाइना को थ्रेट माना ही जा रहा है, इसके अलावा रशिया और टेररिज्म, इन दो को और थ्रेट माना जा रहा है। यानी फ़िलहाल नाटो के सामने 3 चैलेंजेस है जिसको वो टैकल करने की कोशिश करेगा। एक चाइना है, दूसरा रशिया है और तीसरा है टेररिज्म। अब ऐसे में हम देखें कि रशिया के साथ क्या प्रॉब्लम है। देखिए चाइना के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि चाइना एक नए पोल के रूप में उभर रहा है और आज के कंटेक्स्ट में यूएस को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना है। तो यूएस ऑब्वियस सी बात है चाइना को अपने थ्रेट के रूप में देखेगा ही देखेगा। अब अगर हम रशिया के साथ यहाँ पे टेंशन की बात करें तो ये किस चीज़ का आउटकम है कि नाटो चाहता है। देखिए फ़िलहाल अब नाटो अपने एरिया को एक्सपैंड करना चाह रहा है, अपने इफ़ेक्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाह रहा है। पहले नाटो में यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, पर अब इसने अपने आप को एक्सपैंड किया है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अपने इफ़ेक्ट को बढ़ाया है। और इससे जो रशिया है वो कहीं ना कहीं इससे खफा हुआ है और रशिया के बाउंड्री तक इनका क्लेम, मतलब नाटो का जो इफ़ेक्ट है वो रशिया की जो बाउंड्री है वहाँ तक पहुँच चुका है। यानी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ भी नाटो के खेमे में शामिल होते जा रहे हैं और इससे रशिया इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है। अब ऐसे में देखो नाटो क्या करता है। नाटो इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग कंट्री सच एज यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा, और ये तीनों कंट्री रशिया के काफ़ी पास में है। अंडर द नाटो अम्ब्रेला वॉज फाउंड टू कॉज अ कन्फ्रंटेशन विद रशिया। और जब नाटो अपने को एक्सपैंड कर रहा है और रशिया के पास तक ले जाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में रशिया का यहाँ पे इससे खफा होना, नाराज़ होना बहुत लाजमी सी चीज़ है और इसको काउंटर करने के लिए रशिया कुछ ना कुछ चीज़ें तो करेगा ही करेगा। तो अब ऐसे में क्या आता है, रशिया का क्या स्टैंड आता है। रशिया शाउट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट बाय annexing Crimea and stationing troops in Georgia and Moldova। अब ऐसे में रशिया ने देखो क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, जॉर्जिया के वॉर हम जानते ही हैं। तो ऐसे में रशिया भी काफ़ी एक्टिव हो गया और उसने भी अपने क्लेम्स, पहले तो क्रीमिया को अनेक्स कर लिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ में रशिया ने भी अपने ट्रूप्स को जो ईस्टर्न बाउंड्री है यूरोप की वहाँ पे लाकर तैनात कर दिया। अगर आज के कंटेक्स्ट में हम बात करें यानी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद नाटो में अगर हम बात करें तो यूरोप और यूएस दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाते हैं। कैसे? इट हैज़ बीन म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट। अब ये यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट है वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल ही है। अब यूरोप के लिए इसमें क्या है, क्या बेनिफिट है? इट वॉज एन अट्रैक्टिव बार्गेन इन एक्सचेंज फॉर मार्जिनल लॉस इन ऑटोनॉमी। इट एंजॉयड एब्सोल्यूट सिक्योरिटी एट अ चीप प्राइस। अब यूरोप को कुछ हद तक अपनी ऑटोनॉमी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, पर इसके बदले में उसे मिलता क्या है? एक अच्छा खासा
चीप प्राइस पे सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि नाटो का कंसेप्ट ही यही है कि किसी भी एक मेंबर कंट्री पे अगर अटैक होता है तो उसको पूरे नाटो के ऊपर अटैक माना जाएगा और सभी कंट्रीज़ उसको कोऑपरेट करेंगी और उसको सहयोग प्रदान करेंगी। तो ऐसे में सिक्योरिटी काफ़ी चीप कॉस्ट पे यूरोप को मिल जाती है। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पे बात ये आती है कि अगर यूरोप को इससे फ़ायदा हो रहा है तो यूएस क्यों है यहाँ पे, यूएस को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। फॉर द यूएस ऑन द अदर हैंड, NATO has been an ideal vehicle for power projection around the world such as इराक है, अफ़गानिस्तान है, लीबिया है। तो यहाँ पे नाटो से यूएस को फ़ायदा ये हो रहा है कि वो अपने पावर को असर्ट कर सकता है, अपने पावर को दिखा सकता है इस ग्रुप के थ्रू। और हमने देखा भी है ये इराक में जिस तरह से अटैक हुआ है, अफ़गानिस्तान में जिस तरह की यूएस की पॉलिसी रही है, लीबिया में रही है। It views NATO as a tool to ensure the primacy of American interest across the globe। तो ये अमेरिका के हित को बढ़ावा देने के लिए और उसकी सुप्रीमेसी को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस ग्रुप का यूज़ करता है यूएस। तो इस तरीके से इस ग्रुप से यूएस को भी फ़ायदा हो रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इसका फ़ायदा हुआ है। तो जब नाटो ग्रुप फॉर्म किया गया था तब इसमें 12 कंट्रीज़ थी, पर अब हम देखें तो 30 कंट्रीज़ हैं और इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ऐड हुई हैं। तो इस तरीके से एक ब्लॉक के डिस्ट्रॉय होने के बाद या ख़त्म हो जाने के बाद भी नाटो का एक्सपेंशन कंटिन्यू था और इसमें ज़्यादा कंट्रीज़ ऐड होती गई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी। अब ऐसे में हम देखें तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नाटो का हिस्सा तो हैं, पर वो अपने ट्रूप्स को यूरोप के बाहर नहीं भेजती हैं। यानी जहाँ पे भी ज़रूरत है कि नाटो कंट्री मिलकर अपने ट्रूप्स को कहीं पर भेजे किसी मिशन पे, तो ऐसे में कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो नाटो का हिस्सा हैं पर फिर भी अपने ट्रूप्स को नहीं भेजती हैं। और साथ ही साथ मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट लेस देन देयर शेयर ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, यानी जितने फिनेंशियल रिसोर्सेज उन्हें भेजने चाहिए उतने फिनेंशियल रिसोर्सेज भी वो कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं इस ग्रुप में। तो इस तरीके से इस ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ वो कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं जो इन्हें करना चाहिए, और यही फ्रिक्शन का रीज़न बना हुआ है यूएस और यूरोपियन स्टेट्स के बीच में। अब ऐसे में हम देखें तो फ़िलहाल देखिए 2 समिट हुई है, एक तो G7 की समिट हुई है और दूसरा है नाटो की समिट हुई है। और दोनों में ही जो पिक्चर हमें समझ में आ रही है, जो पिक्चर इमर्ज हो रही है, वो ये है कि यूएस का जो ग्रोइंग कन्विक्शन है कि चाइना इज़ अ थ्रेट टू इट्स ग्लोबल सुप्रीमेसी एंड मस्ट बी कंटेन्ड। यानी चाइना को यूएस एक थ्रेट के रूप में देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसको किसी तरीके से कंटेन किया जा सके, और इसको कंटेन करने के लिए यूएस नाटो का सहारा ले रहा है। अब ऐसे में देखो कि नाटो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स में व्यू चाइना एज एन इकोनॉमिक राइवल एंड एडवर्सरी। अब यूएस का और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं नाटो के, उनके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस हैं कि यूएस चाइना को काउंटर करना चाहता है क्योंकि चाइना यूएस को टक्कर दे रहा है, एक सेकंड पोल के रूप में उभरा है। पर अगर हम यूरोपियन मेंबर्स की बात करें जो कि नाटो के मेंबर्स हैं, वो चाइना को अपने राइवल के रूप में नहीं देखते हैं। हाँ, उनका ये है कि वो इकोनॉमिक राइवल के रूप में ज़रूर देखते हैं कि चाइना इकोनॉमिकली काफ़ी साउंड है और यूरोप को वो टक्कर दे रहा है, बट they are unconvinced by the American line that it is an outright security threat। यानी कि जो यूरोपियन मेंबर्स हैं वो चाइना को इकोनॉमिक थ्रेट के रूप में ज़रूर देखते हैं, इकोनॉमिक राइवल के रूप में ज़रूर देखते हैं। यानी इकोनॉमिकली चाइना काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और यूरोप को काफ़ी टक्कर दे रहा है, तो वहाँ पे राइवलरी इनकी दिखती है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ चाइना को एक थ्रेट के रूप में, एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में नहीं देखते हैं और ना ही उसको उस तरीके से काउंटर करना चाहते हैं। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि हम फ्रांस का एग्जांपल ले लें, जर्मनी का एग्जांपल ले लें, जो चाइना पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, तो वो चाइना के साथ अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएस ऐसा चाहता है। तो यूएस का यहाँ पे एजेंडा है चाइना को पूरी तरीके से काउंटर करना, जबकि यूरोपियन मेंबर्स यहाँ पे यूएस का कितना साथ देखते हैं, कितना साथ देते हैं या दे पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है या यूरोप के वो मेंबर्स जो नाटो का हिस्सा हैं, उनके हित चाइना से अलग तरीके से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे यूएस के हित जो चाइना से हैं वो अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, और दोनों जो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं उसका रीज़न अलग अलग है और एरिया डिफरेंट है यहाँ पे।
तो अनलाइक सोवियत यूनियन जो कि एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड था, यानी जो दूसरा ब्लॉक था यूएसएसआर का, वो एक सोशलिज्म प्रिंसिपल को लेकर चल रहा था और वो कम्युनिस्ट यहाँ पे जो यूएस खेमे का की जो आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्ट, उसको काउंटर करता था, ठीक है। लेकिन चाइना का ऐसा कोई व्यू पॉइंट नहीं है, ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसको चाइना बढ़ाना चाहता है या एक्सपैंड करना चाहता है, जिसके इफ़ेक्ट को चाइना इन्फ्लुएंस के तौर पर देखता है। China offers no alternative vision of society that could make Western capitalism insecure। तो चाइना ऐसा कोई प्रिंसिपल सामने लेकर नहीं आया है जिससे कि वेस्टर्न कल्चर या उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको खतरा हो और जिसको काउंटर करने की कोशिश ये सारे कंट्रीज़ मिलकर करें। तो यहाँ पे जो चाइना के अगेंस्ट जो यूएस का जो व्यू पॉइंट है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो व्यू पॉइंट है, वो उसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो अब ये डिफरेंसेस के होते हुए ये नाटो एक मेंबर के रूप में किस तरीके से चाइना को काउंटर करता है और करता है या नहीं करता है, तो आगे यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकता है हमें नाटो में देखने को मिलें। बट फ़िलहाल अगर हम बात करें कि नाटो यूएसएसआर के बिखर जाने के बाद कैसे बना हुआ है, तो इसने अपने जो एम है उसको एक्सपैंड किया है। पहले इसका एम सिर्फ रशिया को नहीं, यूएसएसआर को काउंटर करना था, उसके मिलिट्री तौर पर उसके काउंटर करना था। पर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर इस ब्लॉक को आगे बढ़ाया, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाया। इस ग्रुप के थ्रू अमेरिका ने क्या किया कि अपने पावर को असर्ट किया, अपने आप को एक पावरफुल कंट्री के रूप में दिखाया, सुप्रीम लीडर के रूप में दिखाया। तो वहीं पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने इसको एक सिक्योरिटी ग्रुप के रूप में लिया कि जिससे उन्हें काफ़ी चीप प्राइस में सिक्योरिटी मिल सकती थी। तो इस तरीके से जो नाटो का रोल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने रिफ़ाइन कर लिया और इस वजह से नाटो अभी भी रेलेवेंट बना हुआ है। और अब के कंटेक्स्ट में देखें तो नाटो ने अपना एक नया थ्रेट यहाँ पे ढूंढ निकाला है जो कि है चाइना, और चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यूएस इसको जो थ्रेट देख रहा है वो अलग रूप में देख रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ चाइना को सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में नहीं देख रही हैं, उसको एक इकोनॉमिक राइवल के रूप में देख रही हैं। तो अब दोनों मिलकर यहाँ पर कैसे काम करते हैं वो फ्यूचर बताएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि नाटो में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना के इश्यू को लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।